हेलो दोस्तों, आपका एजुकेशन चैनल विद्या गुरु में डेली अपडेट्स के माध्यम से यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी कहते हैं, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीएस से रिलेटेड कहते हैं। यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी है, ये है केंद्र में आईएएस और आईपीएस के नियुक्तिकरण में अहम भूमिका निभाती है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्यों में पीसीएस के नियुक्तिकरण में अहम भूमिका निभाती है। क्या आप लोग जानते हैं कि इसका जो आधार बना यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का, वह ब्रिटिश काल का देन है। ब्रिटिश काल में ये सबसे अहम भूमिका निभाते थे सिविल सेवा के रूप में, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। और आज का आईएएस ब्रिटिश काल में आईसीएस कहलाया जाता था, जिसको हम इंडियन सिविल सर्विस कहा करते थे। इंडियन सिविल सर्विस जो देन है वो ब्रिटिश काल की देन है। ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सेवाएं दिया करते थे उनके सेवक, वह आईसीएस के नियुक्तिकरण के माध्यम से उनका नियुक्तिकरण हुआ करता था, जिसके माध्यम से वे ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी सेवाएं दिया करते थे। भारत में यूपीएससी का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। तो आओ चलो दोस्तों, चलते हैं ब्रिटिश काल की ओर और कुछ इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि यूपीएससी और आईएएस और पीसीएस और आईपीएस की शुरुआत ब्रिटिश काल में क्यों, कैसे और कब हुई थी। भारत में सिविल सेवाओं का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने वाणिज्यिक मामलों को, वाणिज्यिक मामले वह कहलाया करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में राजाओं से कुछ क्षेत्रों को प्राप्त करने के पश्चात अपनी फैक्ट्रियों को लगाया करते थे और वहां अपने देशों से आए हुए सेवकों को सेवा देने का अवसर प्राप्त करवाया करते थे। जहां वाणिज्य मामलों को देखने के लिए सिविल सेवा व्यवस्था स्थापित की गई, जो भारत में प्राप्त किए गए क्षेत्रों के प्रशासनिक मामलों को देखने वाली सुव्यवस्थित तंत्र में तब्दील हो गई। वास्तव में शुरुआती दौर में सिविल सेवा शब्द का प्रयोग कंपनी के वाणिज्यिक मामलों को देखने वाले कर्मचारियों और सैन्य नौसेना सेवाओं में कार्यरत कर्मियों के बीच अंतर करने के लिए किया गया था, पर धीरे धीरे लोक सेवकों को अन्य जिम्मेदारियां तथा प्राधिकार प्राप्त और प्रदान किए गए। भारत में सिविल सेवकों का जो जन्मदाता कहलाया गया वो ब्रिटिश काल के लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो कि गवर्नर जनरल थे 1786 से 1793 तक। यह ब्रिटिश काल के ऐसे पहले गवर्नर जनरल बने जिन्होंने भारत में इन सेवाओं का प्रारंभ किया और उन्हें संगठित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए थे, जहां वेतन में वृद्धि, निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो नौकरियां करते थे अंग्रेज लोग, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा व्यक्तिगत व्यापार भी किया करते थे, जिससे वह संपदा और अर्जन किया करते थे, जिस पर रोक लगाने हेतु उन्होंने सिविल सर्विस की व्यवस्था शुरू करी और अधिकारी द्वारा रिश्वत एवं उपहार इत्यादि लेने पर पूर्ण प्रतिबंध किया और वरिष्ठता के आधार पर तरक्की दिए जाने का प्रोत्साहन किया। इनके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आए, जो कि गवर्नर जनरल हुए 1798 से 1805 तक, पर इन्होंने 1800 ईस्वी में एक प्रशासन के रूप में प्रशासन के नए अधिकारियों की परीक्षण देने हेतु एक फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना करी थी कलकत्ता के अंदर। वर्ष 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने वेलेस्ली के इस कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया था, परंतु इसके स्थान पर इंग्लैंड के हेलेरी बरी में नव नियुक्त अधिकारियों के परीक्षण हेतु ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ भारत में नियुक्ति से पूर्व इन नव नियुक्त प्रशासनिक सेवकों को 2 वर्ष का परीक्षण देना पड़ता था। भारत में ब्रिटिश काल के अंदर सिविल सेवा हेतु जो लीगल एक्ट बना था वो निर्णायक साबित हुआ, चार्टर अधिनियम 1853, जहाँ सिविल सेवा से संबंधित क्वीन विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की, उन्होंने कुछ प्रावधान किए। वह प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं, और सबसे बड़ी बात, यह अधिनियम सबसे बड़ा निर्णायक इसलिए साबित हुआ कि भारत में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत हुई थी, प्रतियोगिता या प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का आधार जो बना वो चार्टर अधिनियम 1853 बना। और इस अधिनियम के माध्यम से नियुक्तियों के मामले में जो डायरेक्टर को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे, वे अपने अनुसार किसी भी व्यक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्त कर सकता था। उसके सारे अधिकार इस अधिनियम के माध्यम से छीन लिए गए और एक नई व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे बोला गया
गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से ही सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। जो व्यक्ति इस प्रतियोगी परीक्षाओं को पूर्ण रूप से पास कर लेगा उसके पश्चात ही वह ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा देने के लिए पर्याप्त माना जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ हम और पहले भी चलें, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अपने शासनकाल में जब ये आधार बनाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में आईसीएस के माध्यम से सिविल सर्वेंट सेवाओं के माध्यम से वह कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं उन सेवाओं के लिए जो व्यवस्था लागू की गई थी, जो संगठित किए गए थे कि नागरिक सेवा हेतु एक सिविल सर्विस की एक परीक्षा का जो प्रावधान था जिसमें नियुक्तिकरण किया जाएगा, उन्होंने अपने शासनकाल में यह सोचा कि कंपनी के उच्च पदों में नियुक्ति के लिए प्रारंभ से ही भारतीयों के लिए द्वार पूर्णतः बंद थे। कॉर्नवालिस का विचार था कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा 500 पाउंड वार्षिक आय वाले सभी पद कंपनी के अनुबंध अधिकारियों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। कंपनी के प्रशासनिक पदों से भारतीयों को पृथक रखने के निम्न कारण थे। अंग्रेजों का यह विश्वास था कि ब्रिटिश हितों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों को ही प्रशासन का दायित्व संभालना चाहिए। अंग्रेजों की यह धारणा कि भारतीय ब्रिटिश हितों के प्रति अयोग्य, अविश्वसनीय एवं असंवेदनशील है। यह धारणा की जब इन पदों के लिए यूरोपीय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा उनके बीच ही इन पदों का प्राप्त करने हेतु कड़ी प्रतिस्पर्धा है, तब ये पद भारतीयों को क्यों दिए जाएं? चार्टर अधिनियम 1853 के पश्चात एक अधिनियम और आया जिसका नाम था, जो पूर्ण रूप से सिविल सेवा पर आधारित था, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861, जिसमें इस अधिनियम द्वारा कुछ पद अनुबंध सिविल सेवकों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। किंतु यह व्यवस्था की गई कि प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम से एक प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्रीक एवं लैटिन भाषाओं के विषय होंगे। प्रारंभ में इस परीक्षा के लिए आयु 23 वर्ष थी, परंतु पश्चात 23 से 22 हुई, 22 वर्ष 1860 में, फिर 21 वर्ष 1866 में, अंत में घटाकर 19 वर्ष 1878 में कर दी गई। 1863 में भारत के इतिहास में पहली बार एक इकलौते ऐसे भारतीय हुए जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर हुए, जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में सफलता पाई और सफलता पाने वाले पहले प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। सिविल सेवा अधिनियम 1861 के पश्चात जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तब कांग्रेस की मांग थी कि इन सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु में वृद्धि की जाए। इन परीक्षाओं का आयोजन क्रमशः ब्रिटेन एवं भारत दोनों स्थानों में किया जाए। फिर एक एक्ट आया माउंटफोर्ड लॉ 1919 में, जो कि सिविल सेवा से संबंधित अधिनियम था। इस अधिनियम में यह आधार बनाया गया कि इस नीति की घोषणा की गई कि यदि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है तो लोक सेवाओं में ज्यादा से ज्यादा भारतीय नियुक्ति हो सकेंगी, जो भारतीयों के हित में होगा। इसने भी सिविल सेवा की प्रवेश परीक्षा का आयोजन क्रमशः इंग्लैंड और भारत में कराने की सिफारिश की। इसने प्रशासनिक सेवा के 1/3 पदों को केवल भारतीयों से भरे जाने की सिफारिश की तथा इसे प्रतिवर्ष 1.5% की दर से बढ़ाने का सुझाव दिया और अतिशीघ्र एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, जिसका यही एक माउंटफोर्ड सुधार 1919 आधार बना सिविल सेवाओं के लिए कि ब्रिटिश काल में ली आयोग 1924 में गठित की गई, जो आधार बना भारतीय संघ लोक सेवा आयोग का। और 1924 में जो ली आयोग बना उसमें आधार बना कि 22 वर्ष की आयु तक वाले व्यक्ति भारतीय सिविल सेवा हेतु सेवा देने के लिए पर्याप्त माने गए। जहां भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सिविल सेवा अधिनियम आया। इस अधिनियम में सिफारिश की गई कि केंद्रीय स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग एवं प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। जो 1947 में जो एक्ट था 1935 भारतीय अधिनियम 1935 एक्ट, जिसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था। आजादी भारत को जो मिली 1947 में, उसके पश्चात फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो इस अधिनियम में एक आधार बनाया गया कि प्रांतों के लिए प्रांतीय पब्लिक सेवाएं होनी चाहिए, तो प्रांतों हेतु राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। जहां हम देख सकते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमारे भारत की जो इंडियन सिविल सर्विस की जो जड़ें हैं वह है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राज्य हेतु नियुक्तिकरण में अहम भूमिका निभाती है। इसकी जड़ें ब्रिटिश काल से जुड़ी हैं। तो भारत में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वह देन है ब्रिटिश काल के चार्टर एक्ट 1853 और इनके जो जन्मदाता कहलाए गए वह लॉर्ड कॉर्नवालिस कहलाए गए।